नमस्कार दोस्तों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से लैब असिस्टेंट की क्रमवाइज क्लासें चल रही है। क्लासें हैं वो एनसीईआरटी पेज पर आधारित है। यानी एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उसका चैप्टर वाइज अध्ययन किया जा रहा है। जो हमारी क्लास चल रही थी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें 2 चैप्टर हो गए हैं। पहले चैप्टर का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में और सेकंड चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये 2 चैप्टर हो चुके हैं जो आप हमारे चैनल एलएम स्टडी एंड जॉब पर पीछे सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद आज तीसरा चैप्टर की बारी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है, किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, आंतरिक भाग में कौन से तत्व है, वो सभी इस क्लास के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। विलंब नहीं करते हुए क्लास शुरू करते हैं। क्लास ये टोटल पीडीएफ की 10 पेज है तो 1 घंटा लगेगा क्लास की, यानी मैराथन क्लास रहने वाली है। आपको सुपरफास्ट रूप से पढ़ाया जाएगा और जहाँ समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ समझा भी दिया जाएगा। तो क्लास को शुरू करते हैं। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है या एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है? क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न ही पहुंच सकता है। यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार है? ज्वालामुखी विस्फोट से जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मैग्मा है, लावा है, वो सभी मिट्टी है, धूलकण है, वो सभी बाहर आते हैं और गैस है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रिया लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भीय क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपने क्षेत्र या भू आकृतियों से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। यानी सुनामी और लहरें किस प्रकार उत्पन्न हो, तो इनकी जानकारी के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी की निर्माण करने वाले भूपर्पट्टी से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषता के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्ययन इसी विषय से संबंधित है। यानी पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि पृथ्वी की कौन कौन सी परत है, वो हमने पढ़ा था और अब इसके बारे में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार से इस अध्याय के माध्यम से अध्ययन करेंगे। भूगर्भ की जानकारी के साधन। भूगर्भ की जानकारी उसके क्या क्या साधन है? पृथ्वी की त्रिज्या 6.370 किमी है। यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किमी है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इनकी इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष परीक्षणों और पदार्थों के विश्लेषण पर भी आधारित है। यानी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी प्राप्त है वो कुछ तो काल्पनिक है या अनुमान के आधारित है और कुछ का विश्लेषण करके प्राप्त की हुई है। प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से है? जो पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं अथवा वे चट्टानें जो हम
खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किमी तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रॉपर्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। यानी जो दक्षिण अफ्रीका, अब आ जाता है क्वेश्चन की सोने की खानें कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में। और इन सोने की खानों की गहराई कितनी है, तो गहराई है 3 से 4 किमी तक इनकी गहराई है। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। ये है गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, व समुद्र महासागरीय प्रवेदन परियोजना, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो वैज्ञानिक समुद्र के रूप में समुद्र पर कौन सी 2 परियोजनाएं विकसित कर रहे हैं या फिर कौन सी 2 परियोजनाएं चला रहे हैं, तो उनका नाम है गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजनाएं और समुद्र महासागरीय प्रवेदन परियोजनाएं। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोल्ला क्षेत्र में 12 किमी की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त होती है। तो पृथ्वी पर आज तक सबसे अधिक गहरा कहाँ गड्ढा खोदा गया है या फिर गहराई के लिए ड्रिलिंग कहाँ की गई है, तो 12 किलोमीटर अंदर तक की गई है पृथ्वी के। और कहाँ की गई, आर्कटिक महासागर में कोल्ला क्षेत्र में। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय यह कर पाना कठिन होता है कि ये मेग्मा कितनी गहराई से निकला है। यानी वैज्ञानिक क्या करते हैं, कुछ तो जो ज्वालामुखी आती है तो उस ज्वालामुखी से जो मेग्मा बाहर आता है उस मेग्मा से भी अध्ययन करते हैं, किंतु वैज्ञानिकों को यह पता नहीं चलता है कि ये मेग्मा कितनी गहराई से बाहर आया है। ये तो हो गए प्रत्यक्ष जो स्रोत थे वो कौन कौन से थे, जो बाहरी चट्टाने थे उसका अध्ययन करना, ज्वालामुखी के द्वारा जो मेग्मा प्राप्त होता है उसका अध्ययन करना, और ड्रिलिंग यानी पृथ्वी के अंदर जो गहरा गड्ढा खोद के उससे अध्ययन करना। ये तो प्रत्यक्ष स्रोत है। अब अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से है वो हम अध्ययन करेंगे। पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में भी वृद्धि होती है। यानी जब पृथ्वी के अंदर गहराई में जाती है तो गहराई में जाने से तापमान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती जाती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव एवं घनत्व के इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया जाएगा। यानी कितनी गहराई में वस्तु का दाब, तापमान और घनत्व बढ़ता है वो आगे सारणी में बता दिया जाएगा या इस अध्याय के आगे सारणी में दिया हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं है, जो कभी कभी धरती तक पहुंचती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी जो उल्का पिंड गिरते हैं पृथ्वी पर, जिसे अंग्रेजी में एस्ट्रॉइड कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, जो वो पृथ्वी पर गिरते हैं तो वैज्ञानिक या भूगोलविद उनका सर्वेक्षण करते हैं। यानी माना जाए तो ये पृथ्वी का ही ये उल्का पिंड एक प्रतिरूप होता है या मॉडल होता है। तो उस जिस प्रकार ये उल्का पिंड बने होते हैं उसी प्रकार क्या बनी हुई है, पृथ्वी बनी हुई है। तो उसका अध्ययन करके पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र एवं भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल पर एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि गुरुत्वाकर्षण बल
ध्रुवों पर ज़्यादा होता है या फिर भूमध्य रेखा पर? तो गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है, और भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अलग कारकों से भी प्रभावित होती है, अतः इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रपट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देता है। चुंबकीय संरक्षण भी भूप्रपट्टी के चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधि भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। यानी जो भूकंप होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल होता है और चुंबकीय क्षेत्र है, उनसे भी हम पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना होती है उसके बारे में पता चलता है। गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है, और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होते हैं वहाँ चुंबकीय खनिज भी मिलते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं भूकंप। भूकंप से हमें किस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक के बारे में भूकंप से हमें पृथ्वी के बारे में क्या जानकारी मिलती है वो हम अध्ययन करेंगे। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। यानी ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। यहाँ पर दिया हुआ है पी तरंगे, एस तरंगे और धरातलीय तरंगे किस प्रकार होती है। पी तरंगे इस प्रकार चलती है और एस तरंगे कमजोर होती है और धरातलीय तरंगे ये थोड़ी स्पीड होती है। प्राय भ्रश पृथ्वी के कंपन क्यों होता है कि प्राय भ्रश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूप्रपट्टी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रश होती है। भ्रश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती है। यहाँ ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं, उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अभिकेंद्र कहलाता है। अभिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अभिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। यानी इसमें क्या बताया गया है कि दो प्लेटें होती है, दो प्लेटें आपस में गुरुत्वाकर्षण या दबाव के कारण दो प्लेटें हैं वो दबाव के कारण आपस में चिपकी रहती है। धीरे धीरे क्या होता है कि कालांतर से वे प्लेटें हैं वो आपस में उनके बीच का दबाव कम होने लगता है और अंत क्या होता है ये प्लेटें आपस में विपरीत दिशा में गतिमान होने स्टार्ट हो जाती है। जब विपरीत दिशा में चलती है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो ऊर्जा भूगर्भ से बाहर आती है। बाहर आने से जहाँ उद्गार होता है, ऊर्जा जहाँ पृथ्वी के जिसके अंदर से बाहर निकलते हैं तो उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है और इसे अवकेंद्र भी कहते हैं। अब आता है भूकंपीय तरंगें। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं। इसी अध्याय में आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किमी तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। यानी स्थलमंडल कहाँ तक कहते हैं तो स्थलमंडल है वो पृथ्वी के धरातल से 200 किमी तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि स्थलमंडल की गहराई कितनी है, तो स्थलमंडल की गहराई है 200 किमी तक। भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं।
चित्र 3.1 भूकंपीय तरंगों का अभिलेखित वक्र दिखाता है। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंप तरंगें 2 प्रकार की होती है, भूगर्भीय तरंगें व धरातलीय तरंगें। भूगर्भीय तरंगें उद्गम के अंदर से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। इसलिए इन्हें भूगर्भीय तरंगें कहा जाता है। भूगर्भीय तरंगों एवं धरातलीय छेलों के मध्य अन्योन्य क्रियाएं के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तन हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। यानी 2 प्रकार की तरंगें होती है, एक तो भूगर्भीय तरंगे, एक धरातल तरंगे। उसकी भूगर्भीय तरंगें भी 2 प्रकार की होती है, जिन्हें पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इसे प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। एस तरंगें धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है। यह द्वितीयक तरंगें कहलाती है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है। एस तरंगे की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने की मदद की है। परावर्तन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती है, जबकि आवर्तन से तरंगें कई दिशाओं में चलती है। भूकंपलेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगें भूकंपलेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगें ज्यादा विनाशकारी होती है। इनसे शैल विस्थापित होते हैं और इन्हें इमारतें गिर जाती है। यानी जो भूगर्भिक तरंगें थी, ये 2 प्रकार की बताई हुई है इन्होंने, पी और एस प्रकार की तरंगें बताई है, जिसमें पी तरंगें वो तीव्र गति से चलती है और पी तरंगें वो तीनों अवस्था में चलती है, ठोस, द्रव्य और गैस में चल सकती है। और एस तरंगें हैं, ये थोड़ी कमजोर होती है, ये केवल ठोस पदार्थों में ही चलती है। उसके बाद है भूकंपीय तरंगों का संचरण। तो भूकंपीय तरंगों का संचरण किस प्रकार होता है? भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचारित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती है तो शैलें में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतरी होता है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। इसमें क्या होता है कि यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अतः 3 तरह की तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। अस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। अतः यह जिस पदार्थ से गुजरती है उससे उभार व गर्त बनाती है। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। तो इनमें से सबसे विनाशकारी तरंगें कौन सी होती है? वो धरातलीय तरंगें सबसे विनाशकारी तरंगें होती है। छाया क्षेत्र का उद्गम। भूकंपलेखी यंत्र सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ जो सिस्मोग्राफ है यंत्र, उसका हिंदी में नाम है भूकंपलेखी यंत्र। पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। चित्र 3.2 ए और ब में पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंपलेखी भूकंप अभी के अंदर से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी तथा एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं।
दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करती है। भूकंप लेखी अभिकेंद्र से 1.45 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और अस्त तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अभिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र है, जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती है। दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। 105 डिग्री के परे 100 परे पूरे क्षेत्र में अस तरंगें नहीं पहुंचती है। अस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। यही जो अस तरंगों का छाया क्षेत्र है वो पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। भूकंप अधिक अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। अस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। यानी अस तरंगों का भाग है वो पृथ्वी के कितने भाग पर विद्यमान है? अस तरंगे वो 40% भाग पर विद्यमान है। अगर आपको भूकंप अभिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। किसी भूकंप अभिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स में पृष्ठ 28 में दिया हुआ है। यहाँ पर दो डायग्राम दिए हुए हैं। पी तरंग का छाया क्षेत्र इस प्रकार 105 डिग्री तक है, फैला हुआ होता है। ये जो गहरा किया हुआ है ये पी तरंग का छाया क्षेत्र है और अस तरंगों का किरण पथ ये जो है वो अस तरंगों का किरण पथ है। अस तरंगों का छाया क्षेत्र दिया हुआ है जिसमें पी तरंगों का किरण पथ दिया हुआ है और अस तरंग का छाया क्षेत्र मतलब इस जो गहरा रंग है यहाँ पर क्या होता है? अस तरंग का छाया क्षेत्र है। अस तरंगें आती है यहाँ पर और यहाँ पर जो क्षेत्र है वो पी तरंगों का क्षेत्र है। भूकंप के प्रकार। अब भूकंप कितने प्रकार के होते हैं तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश स्थल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी चट्टानों के सरकने से कौन सा भूकंप आता है? विवर्तनिक भूकंप। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। यह भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें निहात भूकंप कहा जाता है। यानी खननों में खिसकने से खनन की छत खिसकने से कौन सा भूकंप आता है? तो निहात भूकंप आता है। कभी कभी परमाणु एवं रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। जो रासायनिक पदार्थ या परमाणु से जो विस्फोट होता है उसे विस्फोट भूकंप कहते हैं। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। यानी बड़े बड़े डैम होते हैं उस डैम से जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे बांध जनित भूकंप कहते हैं। अब आगे आते हैं भूकंप की माप। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापनी के अनुसार कि भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम पर जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इनकी गहनता 1 से 12 तक होती है। यानी भूकंप जो इस भूकंप की मापनी है रिएक्टर स्केल इसमें तो 0 से 10 तक ही होता है, किंतु इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के अनुसार क्या होती है कि इनकी गहनता 1 से 12 तक होती है। यहाँ पर भूकंप द्वारा हुए नुकसान का एक दृश्य है उर्री अलोसी में स्थित अमन सेतु भारत। यानी भारत में जो उर्री में वहाँ कोई भूकंप आया था उसका एक दृश्य है जिसमें ये आपको यहाँ सड़क बनाई हुई है टूटी हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर ज्वारीय लहरों द्वारा हुई तबाही का एक दृश्य मेरीन तट भारत। भारत में एक
ज्वारीय लहरें यानी जो समुद्र में है वो बड़ी बड़ी लहरें आने से जो तबाह होती है उसके बारे में दर्शाया गया है। ये भी ज्वारीय लहरों से विनाश हुए दृश्य थाईलैंड का है ये। तो इस प्रकार अलग अलग दृश्य दर्शाए हुए हैं। अब भूकंप के प्रभाव है वो हम अध्ययन करेंगे। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है। भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध एवं तटबंध के टूटने से बाढ़, आग लगना, इमारतों का टूटना, ढांचों का ध्वंस होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी, ये सभी भूकंप के कारण है, हानि होती है इस प्रकार की। उपयुक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अभिकेंद्र समुद्री अधिस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। यानी भूकंप के रिएक्टर की स्केल 5 से 0 से 10 तक होती है, तो रिएक्टर में 5 स्केल से अधिक हो तो जो भूकंप आता है वो बहुत ही तीव्रगामी या अत्यधिक विनाशकारी होता है। भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसी तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अलग अध्याय में पढ़ेंगे। प्राय यह देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1-2 वर्षों में या एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर महसूस किए जाते हैं। यानी छोटे छोटे भूकंप तो पृथ्वी पर हर मिनट आते हैं, किंतु 8 से अधिक के भूकंप है वो साल में 1-2 बार या कभी कभी आते हैं। पृथ्वी की संरचना। भूप्रपट्टी, द क्रिस्ट। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। यानी जो पृथ्वी के ऊपरी भूप्रपट्टी है उसके बारे में बताया गया है कि यह जल्दी टूट जाती है, और भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। यानी महासागरों में भूप्रपट्टी कम है और महाद्वीपों में अधिक है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किमी है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किमी तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूप्रपट्टी की मोटाई लगभग 70 किमी तक है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भूप्रपट्टी या सीमा होती है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो किस प्रकार है वो इसमें दर्शाया गया है। भूप्रपट्टी की मोटाई है 100 किमी तक पाई जाती है। सर्वाधिक ठोस मेंटल, ये जो मेंटल है ये सर्वाधिक ठोस होता है। उसके बाद ये ध्रुव है और क्रोड, ये 2900 2900 किमी तक तो मेंटल बताया गया है, और 2900 से ये 6378 किमी तक क्रोड बताया गया है, जिसमें क्रोड में क्या है, ध्रुव और ठोस है। पाँच 5100 किमी तक ध्रुव है, उसके बाद में ठोस है 6378 किमी तक। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ये। उसके बाद है भूप्रपट्टी के बाद मेटल। भूगर्भ में प्रपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। ये मोहो असातत्य से आरंभ होकर 2900 किमी की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किमी तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल तक पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। भूप्रपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाता है। यानी जो भूप्रपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर
मिलकर क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किमी के बीच पाई जाती है। निचले मंडल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक का है। यह ठोस अवस्था में है। तो ये किस अवस्था में है, तो ये ठोस अवस्था में है। भूपर्पटी और मेंटल, उसके बाद आता है क्रोड। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किमी की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्वेश्चन आ जाता है कि बाह्य क्रोड किस अवस्था में है, तो बाह्य क्रोड तरल अवस्था में और आंतरिक क्रोड है वो ठोस अवस्था में अवस्थित है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल व लोहे का बना है। इसे निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो क्रोड है इसे किस नाम से भी जाना जाता है, निफे। ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान जहां से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ है। लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानों पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो यह लावा कहा जाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े को मलवा, जलवा, खंडासिम, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण, गैसें जैसे नाइट्रोजन, यौगिक, सल्फर यौगिक, कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। यानी शुरुआत में जो लावा होता है उसे मैग्मा कहा जाता है और उसके बाद में ये इसको लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार के होते हैं। यानी अब भूकंप के बारे में पढ़ दिया, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, ये किस किस प्रकार के भूकंप होते हैं। अब अध्ययन करेंगे कि ज्वालामुखी किस प्रकार की है, कौन कौन सी ज्वालामुखी होती है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शील्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होते हैं, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होती है। यदि किसी तरह निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोट होना ही इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनता है जो सिडर शंकु के रूप में विकसित होता है। यानी ये शील्ड ज्वालामुखी होता है, इनसे जो विस्फोट होता है वो थोड़ा तीव्र, कम विस्फोट होने की इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखी लावा फव्वारे के रूप में निकलता है। जो इनके शील्ड ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो किस प्रकार निकलता है, फव्वारे के रूप में निकलता है और जो उसका मुख है वो सिडर शंकु के रूप में विकसित होता है। उसके बाद है मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान, गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होता है। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं। इनके लावा के साथ भारी मात्रा में जबल, खंडासिम पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नले के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्र ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। ये मिश्रित ज्वालामुखी है। मिश्रित ज्वालामुखी की ये फोटो दी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार मिश्रित ज्वालामुखी है। और ऊपर ये सिडर शंकु किस प्रकार होता है तो उसकी ये चित्र दिया हुआ है। उसके पहले ये शील्ड ज्वालामुखी है, शील्ड ज्वालामुखी की ये फोटो दी हुई है। उसके बाद आता है ज्वालामुखी कुंड। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोट ज्वालामुखी है। आमतौर पर ये इतने विस्फोट होते हैं कि जब इनके विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धस जाते हैं। धसे हुए विध्वंस गर्त लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं
ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इनका यह विस्फोट रूप बताता है कि इनकी लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन इनके बहुत पास स्थित है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। यानी ये जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी कुंड, तो इस ज्वालामुखी कुंड से क्या होता है कि इतना ज्वालामुखी इतनी तेज विस्फोट होती है कि इनका मुख्य अंदर की जो धरातल है वो नीचे धंस जाती है, जिससे कुंड का निर्माण या गर्त का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, तो उसका हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। 3 भूलेखीय स्थल में पी तरंगों अस्तरंगों के पहुंचने के समय संबंधी आंकड़े। ये ऐसे ही है क्रियाकलाप। उसके बाद है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किमी घने लावा प्रवाह के ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है। कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किमी दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, वृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अत्यधिक वृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका हुआ था। जो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है, तो इसका जो महाराष्ट्र में पठार बना हुआ है, तो दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, तो ये इसी से बेसाल्ट प्रवाह तंत्र से क्षेत्र से ही बना हुआ है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किमी से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हम इसका विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यानी कटक ज्वालामुखी क्या होती है, ये मध्य महासागरीय में उत्पन्न होती है। जो इसकी श्रृंखला है वो 70,000 किमी से अधिक लंबी है। उसके बाद है ज्वालामुखी स्थलाकृति। तो ज्वालामुखी से जो स्थलाकृति वह किस किस प्रकार की बनती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्वेदी आकृतियां। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसका ठंडा होने से आग्नेय शेल बनती है। तो आग्नेय शेल किससे बनती है कि ज्वालामुखी से उद्गार से जो लावा बाहर निकलता है वो ठंडा हो जाता है, तो उससे किसका निर्माण होता है, आग्नेय शेल का निर्माण होता है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंच कर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शेल परतों में ही हो जाता है। लावा का ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शेलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी शेल जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, और पातालीय शेल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। यानी इसे पातालीय शेल कहा जाता है। जब लावा है वो पृथ्वी के अंदर ही धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है तो उसे पातालीय शेल कहते हैं, और बाहर आकर ठंडा होता है तो उसे ज्वालामुखी शेल कहते हैं। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती है। ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती है। इनसे कुछ चित्र 3.4 में दिखाया गया ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। तो इस प्रकार की ये अलग अलग प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं। उसके आगे है व्यथोलित है। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होता है। यह विशाल क्षेत्र के फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किमी तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड है। इन्हें बेंथोलित कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग है। यानी बेंथोली में क्या होते हैं, यानी मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर वो गहरा जम जाता है तो किसका निर्माण होता है, बेंथोलियम का निर्माण होता है। उसके बाद है लेकोलिथियम। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहन
वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यही होता है कि लेकोलिथम गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसा ही गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं। इनमें से अधिकतर अब अपत्रित हो चुकी है, धरातल पर देखी जा सकती है। ये लेकोलिथ व बेथोलिथ के अच्छे उदाहरण है। यानी जो पहाड़ियों गुंबदनुमा बन जाती है वो तो लेकोलिथ कहलाती है। उसके बाद है लेपोलिथ, फेकोलिथ व शील। ऊपर उठे लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्त्री के आकार में जम जाए तो यह लेपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टानों एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है, जो क्रमशः बेथोलिम में विकसित होती है। यही फेकोलिथ कहलाते हैं। यानी परतनुमा लहरदार चट्टानों की निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है। उसके बाद आगे है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना शील या शीट कहलाता है। यानी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना क्या कहलाता है? शील या शीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट और घनी मोटाई वाले जमाव को शील कहा जाता है। उसके बाद आगे है डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। यानी जो लावा है वो किसी दरार में सीधा समकोण सीधा अंदर चला जाता है और जम जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? डाइक कहा जाता है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। तो यह डाइक प्रकार की आकृति कहाँ पाई जाती है? पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रेप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। जो ज्वालामुखी उद्गार से बने हैं दक्कन ट्रेप है के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। यानी डाइक उद्गार का बहुत ही योगदान समझा जाता है। आज हमने ये तृतीय पाठ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कंप्लीट कर दिया है। भौतिक कक्षा 11वीं की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के जो पुस्तक है उसमें तृतीय अध्याय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर दिया है। अनुमान है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल LM स्टडी एंड जॉब पर आपको मिल जाएगी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे इस प्रकार परमानेंट डेली आपको ये पाठों की सीरीज आप तक मिलती रहे। और आने वाले समय में 5-10 दिनों में हम वन लाइनर क्वेश्चनों के साथ साथ में और स्टार्ट करेंगे क्लास, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।